नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA MA पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे BA 6 सेमेस्टर पेपर सेकंड का यूनिट नंबर 4। इसके पहले हमने थर्ड यूनिट तक कवर किया है। इसमें हम देखेंगे प्रतिवेदन लेखन या रिपोर्ट राइटिंग। इसमें हम रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक स्टेप से चल रहा है। सबसे पहले रिसर्च के बारे में हम कोई समस्या का ढूंढेंगे, उसके बाद समस्या प्राप्त करने के बाद उसका सैंपल निकालेंगे। सैंपल निकालने के बाद जो डाटा है उसको हम डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम पहुँचे हैं प्रतिवेदन लेखन। यहाँ पे पहुँचने के बाद हम उस जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसका एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में क्या होता है। प्रत्येक अनुसंधानिक अध्ययन का अंतिम महत्वपूर्ण सोपान अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना होता है। ये लास्ट चरण होते हैं अनुसंधान के, क्योंकि आप रिपोर्ट तैयार करके दे देंगे तो आपका जो रिसर्च होगा वो पूरा हो जाएगा। जब तक अनुसंधानकर्ता का कार्य प्रतिवेदन न लिखा जाए तब तक अनुसंधान का कार्य पूरा नहीं होता है। अतः किसी भी अनुसंधानिक कार्य को पूर्ण करने के लिए उसका प्रतिवेदन लिखा जाना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी यह माना जाएगा कि आपने रिसर्च किया हुआ है। इस प्रकार प्रतिवेदन लेखन के अनुसंधान कार्य का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, और ये जो प्रतिवेदन लेखन होता है ये रिसर्च का सबसे लास्ट चरण भी होता है। उसके बाद देखते हैं प्रतिवेदन का अर्थ। जो प्रतिवेदन होता है, जो रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। अनुसंधान अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर लिखा गया लेख ही प्रतिवेदन जो कहा जाता है। जो अनुसंधान हम किए रहते हैं उसी के अनुसार जो तथ्य जो आधार से प्राप्त जो हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं वही क्या कहलाता है, प्रतिवेदन कहलाता है। उसके बाद देखते हैं प्रतिवेदन की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है। एक प्रतिवेदन विचारित एवं एकत्रित तथ्यों का एक लिखित विवरण है जो उन लोगों को स्पष्ट एवं विश्वसनीय सूचना प्रदान करता है जो कि प्रतिवेदन के विषय वस्तु के रूप में पूर्ण से परिचित नहीं होते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है कि जो प्रतिवेदन होता है, जो रिपोर्ट होता है, वो एक एकत्रित तथ्य होता है, लिखित विवरण होता है जो उन लोगों को स्पष्ट रूप से उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। एक विश्वसनीय सूचना उनको प्रदान करता है जो कि इस प्रतिवेदन के विषय वस्तु से संबंधित वो पूरी तरीके से उनको जानकारी नहीं होता है। जो भी हम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं उसी के हिसाब से उनको जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अब हम देखते हैं अनुसंधान प्रतिवेदन के उद्देश्य। जो अनुसंधान प्रतिवेदन होता है, जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, उसको तैयार करने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो अनुसंधान प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य अध्ययन के परिणामों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को समझ, उन्हें पर्याप्त विस्तार में प्रस्तुत करना और उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पाठक तथ्यों को समझने एवं निष्कर्षों की वैधता का स्वयं मूल्यांकन करने में समर्थ हो सके। तो इसका उद्देश्य यह होता है कि जो भी हमने रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की है, जो उसको सुनने वाला है, जो देखने वाला है, उसको बहुत अच्छे से भली भांति बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया जो हमारा प्रतिवेदन होता है उसको अच्छे से समझ में आ सके तथा वह जो भी है उसकी वैधता का स्वयं मूल्यांकन करने में समर्थ हो सके। उसके बाद आगे भी इसका कुछ उद्देश्य है, जैसे ज्ञान का एक प्रलेख प्रस्तुत करना। जो हमारा प्रतिवेदन होता है तो वो जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं वो ज्ञान का एक प्रलेख ही तो होता है। हम उसको रिसर्च करके विधिवत एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके बाद प्रस्तुत करते हैं, तो वही जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं मेहनत करके वही तो हमारा ज्ञान का प्रलेख होता है, जिसके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। वह उसको देख करके उसको उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद इसका दूसरा उद्देश्य क्या है, ज्ञान के विस्तार के लिए। जो हमारा अगला उद्देश्य होता है वो होता है ज्ञान का विस्तार के लिए। जो भी हमने ज्ञान कलेक्ट किया है अपना रिसर्च के माध्यम से, उस ज्ञान को हम एक लिखित प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, रिपोर्ट कहा जाता है। उसके बाद आ गया अध्ययन पद्धतियों की सार्थकता का मूल्यांकन। जो हमारा अध्ययन पद्धति जो टॉपिक होता है उसकी सार्थकता, जो सार्थक मतलब सही जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसको मूल्यांकन करने में हमें बहुत सहायता मिलती है कि सही है कि नहीं सही है। तो रिपोर्ट के माध्यम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगला है तथ्यों में निहित विभिन्न कार्यकरण के संबंध का स्पष्टीकरण। जो तथ्य से संबंधित या उसमें निहित कार्यकरण होते हैं उसके संबंध में बिल्कुल हमें स्पष्टीकरण बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है।
उसके बाद अगला है जटिल एवं अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित करना। जो जटिल व कठिन से कठिन कार्य होते हैं, जो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, तो रिपोर्ट के माध्यम से उसको क्रम वाइज एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से उसको हम व्यवस्थित करते हैं ताकि पढ़ने वाला और जो समझने वाला है उसको क्रमिक रूप में समझ में आ सके। उसके बाद आगे है निष्कर्षों की वैधता की जांच। जो निष्कर्ष निकलते हैं वो सही है कि नहीं सही है, उसके वैध है, वैलिडिटी है कि नहीं है, तो उसमें हमें जांच करने में मदद मिलता है। तो इस तरीके से आपने देखा जो प्रतिवेदन होता है, जो रिपोर्ट राइटिंग होता है, उसके इतने उद्देश्य होते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रकार। जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग होती है, जो रिसर्च का रिपोर्ट हम बनाते हैं, वो कितने प्रकार का होता है। जैसे प्रतिवेदन की लंबाई एवं प्रकार क्या हो, यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। ऐसा प्रतिवेदन अध्ययन का या कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार की एक डॉक्टर बीमारी के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो वो जब जांच कराने जाता है तो जांच कराने के बाद उसको एक रिपोर्ट दी जाती है, तो उसी रिपोर्ट को देख करके हम समझ जाते हैं कि ये हमारे शरीर में क्या क्या समस्याएं हैं। तो उसी तरीके से एक जो अंगेक्षक संख्या की वित्तीय स्थिति की समाप्ति के बाद जो अनुसंधान प्रतिवेदन होता है वो उसको तैयार करता है। अनुसंधान की प्रत्येक लंबाई एवं प्रकार कार्य का समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह कितने प्रकार का हो सकता है। तभी मुख्य रूप से हम देखते हैं कि प्रतिवेदन दो प्रकार के होते हैं, एक तकनीकी प्रतिवेदन, दूसरा सर्व प्रचलित प्रतिवेदन। तो इसको हम विस्तार में देखते हैं। जो तकनीकी प्रतिवेदन होती है, यह प्रतिवेदन निम्न तकनीकी शब्दों के आधार पर तैयार किया गया होता है। जो शब्द हैं उसके मुख्य रूप से क्या है, जैसे अपनाई गई अनुसंधान विधि, अध्ययन के दौरान बनाई गई मान्यताएं, प्राप्त तथ्यों का पूर्ण प्रदर्शन, प्राप्त तथ्यों की सीमाएं एवं संबंधित समंकों का सही प्रदर्शन। उसके बाद है सामान्यतः तकनीकी प्रतिवेदन निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। आपने इसका देखा कि ये किस आधार पर तैयार किए जाते हैं, तो यही चार ये आधार हैं जिस आधार पर तैयार किए जाते हैं। उसके बाद अब हम प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार का ये होता है, कौन सा तकनीकी प्रतिवेदन। इसमें पहला होता है परिणामों का सारांश। जो होता है वो रिजल्ट का एक समरी प्रस्तुत करता है, जैसे मुख्य तत्व जो प्राप्त होते हैं का 2 या 3 पृष्ठ में संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। उसके बाद अगला है अध्ययन की प्रकृति। जो अध्ययन हम कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, कौन सी प्रकृति है। अध्ययन का उद्देश्य, समस्याओं का कार्यान्वयन तथा अपनाई परिकल्पनाएं, विश्लेषण का प्रकार एवं आवश्यक समंक। तो इस तरीके से ये प्रकृति होती है। उसके बाद अगला है विनियोजित विधि। अध्ययन में प्रयोग की गई कोई विशेष अवधि, जैसे प्रतिचयन विधि, तो एक विधि पे भी निर्भर करता है। उसके बाद अगला है समंक। समंक वो होता है जो हम डेटा प्रस्तुत करते हैं। द्वितीय समंकों की दशा में संग्रहित समंकों का स्पष्टीकरण, इसमें स्रोत विशेषताएं एवं सीमाएं तथा सर्वेक्षण प्राप्त समंकों की दशा में समंक संग्रहित करने का एक ढंग या विधि होता है, जो भी डाटा हम प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद अगला है समंकों का विश्लेषण या प्राप्त तथ्यों का प्रदर्शन। जो समंक होते हैं, जो हमारे पास प्राप्त डेटा होते हैं, उनका क्या विश्लेषण होता है तथा जो तथ्य हम प्राप्त किए रहते हैं उसका किस प्रकार से हम प्रदर्शन करते हैं, किस प्रकार से हम उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तो जिन सारणियों एवं चार्टों के द्वारा समंकों का विश्लेषण किया गया है उनका पूर्ण विवरण इसमें प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद लास्ट में है निष्कर्ष। प्राप्त निष्कर्षों का विस्तृत विवरण तथा परिणामों के क्रियान्वयन के संबंध में अपनाई गई नीतियों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो ये लास्ट में इसका कंक्लूजन होता है। उसके बाद आगे है पुस्तकों की सूची, जिसको बायोग्राफी कहा जाता है। अनुसंधान अध्ययन से संबंधित स्रोत का विवरण इसमें दिया जाता है। जो पुस्तकों की सूची होती है इसमें क्या होता है, जो अनुसंधान का अध्ययन होता है उससे संबंधित विवरण बताया जाता है। उसके बाद है तकनीकी परिशिष्ट। पहला आपने देखा। उसके बाद अगला है तकनीकी परिशिष्ट। इसमें क्या होता है, तकनीकी शब्द एवं अंकगणितीय जो समंक जो डेटा होते हैं उनका वर्णन किया जाता है। उसके बाद है अनुसूची, जो इंडेक्स हम बनाते हैं, तो अंत में अनुसूची का वर्णन किया जाता है। अब तक हमने पहला देखा, अब दूसरा देखेंगे सर्व प्रचलित प्रतिवेदन। ऐसा प्रतिवेदन सादापन एवं आकर्षक पर विशेष बल देता है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सादा होता है और बहुत ही आकर्षक होता है, अर्थात कम से कम तकनीकी शब्दों, ग्राफों, सारणियों, चार्टों, अंकगणितीय शब्दों का प्रयोग परंतु स्पष्ट एवं स्वच्छ लेखन पर बल देता है। इसमें ज़्यादातर किसका प्रयोग किया, जैसे शब्द हो, तकनीकी शब्द और ग्राफ, सारणियाँ,
चार्ट, अंकगणितीय शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है और साफ सुथरा होता है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक होता है। सर्वप्रचलित प्रतिवेदन निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। सर्वप्रचलित में पहला है प्राप्त तथ्य एवं इनका प्रयोग। जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं तो इसमें इस बात का बल देना कि प्राप्त तथ्य को कैसे प्रयोग करें कि अच्छा परिणाम प्राप्त हो, इसमें तरीका देखा जाता है। अगला कार्य एवं सिफारिशें। प्राप्त तथ्यों के संबंध में सिफारिशें देना कि किन तथ्यों का कब क्यों कैसे प्रयोग करना है। इसमें ये जो सिफारिश होती है, जो क्वेश्चन होता है, इसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि कब क्यों कैसे प्रयोग करना है। उसके बाद अध्ययन का उद्देश्य, यह प्रदर्शित करना कि समस्या कैसे उत्पन्न हुई और इसके पीछे के क्या उद्देश्य हैं। तो हम अध्ययन का उद्देश्य करते हैं कि जो भी हमारा टॉपिक होता है उससे संबंधित समस्या को देखते हैं और उसके उद्देश्य को देखते हैं। उसके बाद है विनियोजित विधि, यह लिखना कि अनुसंधान या सर्वेक्षण के दौरान कौन कौन सी तकनीकी एवं अतकनीकी विधियां अपनाई गई हैं। अगला है तकनीकी परिशिष्ट, यह प्रदर्शित करना कि किन किन रूपों या प्रारूपों से सूचना संग्रहित की गई, मतलब कौन कौन सा तरीका होता है जिससे जो सूचना होती है वो इकट्ठी की गई। उसके बाद है परिणाम, लास्ट में रिजल्ट हमारा आता है कि यह प्रतिवेदन का प्रमुख भाग होता है उन परिवारों को व्यक्त करना जिनको ग्राफ, सारणियों, प्रश्नावली एवं विश्लेषणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से इसके दो प्रकार थे। अब आगे है अनुसंधान प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्द संक्षेप। जो हमारा अनुसंधान होता है उसमें कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जाता है। अनुसंधान प्रतिवेदन लिखते समय बहुत से शब्द संक्षेप का प्रयोग किया जाता है। इन शब्द संक्षेपों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। सभी अनुसंधानकर्ता बहुधा समान नियमों के आधार पर ही शब्द संक्षेपों का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ प्रचलित शब्द निम्नलिखित है, जैसे ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं। तो यह एक सांकेतिक भाषा होता है, जिसके शब्द के अर्थ को हमें समझना पड़ता है। जैसे एनन लिखा है तो एनानिम्स, बीके बीकेएस, बुक हो गया बुक्स, सीएफ कंपेयर। तो इस तरीके से इतने सारे कई शब्द दिए गए हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं और इसके ये फुल फॉर्म होते हैं। आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद अब आ गया अनुसंधान प्रतिवेदन की रूपरेखा। जो हमारा अनुसंधान प्रतिवेदन होता है उसका कौन सा स्ट्रक्चर, किस तरीके से उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। अनुसंधान प्रतिवेदन की सामग्री को 3 भागों में बांटा जाता है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। अनुसंधान प्रतिवेदन की रूपरेखा, सबसे पहला भाग होता है जो प्राथमिक भाग, उसके बाद मुख्य ग्रंथ, उसके बाद अंतिम भाग। सभी प्रकार के लेख, पुस्तक, प्रोजेक्ट एवं अनुसंधान ग्रंथ इसी आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहला है प्राथमिक भाग। यह प्रतिवेदन की प्रथम प्रक्रिया है जिसके उपभाग निम्नलिखित होते हैं। उपभाग में कौन कौन से है, जैसे सबसे पहले शीर्षक होता है जो हमारा टाइटल होता है। यह 2 भाग में लिखा होना चाहिए। जैसे सीमेंट उद्योग की लाभदायिता का विश्लेषण, भारत सीमेंट लिमिटेड के संबंध में एक अध्ययन। तो इस तरीके से इसके 2 भाग होते हैं। उसके बाद है सारांश। यह एक अनुसंधान अध्ययन का ही एक लघु भाग होता है। जब अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया जाता है तब लघु रूपरेखा तैयार किया जाता है। जब कोई अनुसंधान हम शुरू करते हैं तो उसका एक छोटा सा रूपरेखा बना लेते हैं। यह कम से कम 150 शब्दों में तथा अधिक से अधिक 300 शब्दों में तैयार किया जाता है, जो कि अनुसंधान का प्रस्तावित सारांश होता है। उसके बाद मुख्य शब्द, जो इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं। अनुसंधानकर्ता को कम से कम 5 मुख्य शब्दों की पहचान करनी चाहिए जो कि अनुसंधान का सार परिभाषित कर सके। अगला विषय वस्तु की सूची। प्रतिवेदन में सभी अध्ययनों की अलग से सूची लिखनी चाहिए जिसके अंतर्गत मुख्य शीर्षक एवं सब शीर्षकों को अलग अलग पैरा में मुख्य शब्दों के साथ परिभाषित करना चाहिए। तो इसमें विषय वस्तु का एक मेन बना लिया जाता है, उसके बाद उसको छोटे छोटे भागों में अलग अलग करके परिभाषित किया जाता है। अब आगे है टेबल एवं अंकों की सूचियाँ। इसके अंतर्गत सभी सारणियों को शीर्षकों के साथ स्पष्ट कर देना चाहिए। जितनी भी सारणी हमने बनाई है उसका एक एक शीर्षक बना के एकदम क्लियर कर देना चाहिए। अगला है भूमिका। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ताओं को व्यक्तिगत विवरण देना चाहिए जिसमें अनुसंधान का विकास, महत्वपूर्ण तथ्य, अनुसंधान से संबंधित व्यक्तियों एवं लेखकों को आदर, अनुसंधान का प्रतिबिंब, व्यक्तिगत अनुभव तथा जीवन कथाओं का
जीवन कक्षों का भी समावेश होना चाहिए। तो भूमिका में इतने सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। आभार व्यक्त या अभिव्यक्त, तो इसके लिए जैसे इसके अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने मूल्यवान विचार प्रस्तुत किए। तो हमें बाद में धन्यवाद देना चाहिए या इस तरीके से अभिव्यक्त अपना आभार व्यक्त करना चाहिए कि अगले को भी लगे कि हाँ, हमने मदद किया है तो इसके बदले में हमें भी कुछ मिला है। उसके बाद संक्षेपों की सूची। इसमें यह प्रतिवेदन की प्रकृति ऐसी है कि वहाँ पर कुछ शब्दों का संक्षेप में लिखा गया है तो वर्णमाला के अनुसार संक्षेप की परिभाषित करना चाहिए। तो इसमें संक्षेपों की जो सूची बनाई जाती है उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्राथमिक चरण हो गया। अब हम बीच वाला देखेंगे, मुख्य ग्रंथ। यह सामान्यतः विभागों अध्यायों में विभाजित होता है कि जो निम्न तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले परिचय जो इंट्रोडक्शन होता है। इसके प्रत्येक अध्याय या विभाग में शुरुआत में अध्याय के शीर्षक से संबंधित सामग्री का परिचय के रूप में परिभाषित करना चाहिए। इसके अंतर्गत निम्न के संबंध में सूचनाएं देनी चाहिए। जो कौन कौन सी सूचनाएं हैं जो हमें देनी चाहिए, जैसे संबंधित समस्या, कार्य या युक्त की पृष्ठभूमि, अनुसंधान अध्ययन के उद्देश्य, जिन मुख्य अवधारणाओं एवं परिभाषाओं का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद पुनश्चर्या। तो इस तरीके से ये 4 सूचनाएं होती हैं जो उनको देना आवश्यक होता है। दूसरा है साहित्यिक पुनर्निरीक्षण, जो रिव्यू लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत उन सभी कमियों समस्याओं को शामिल करना चाहिए जिनको प्रथम अध्याय में प्राप्त कर लिया गया। जो भी हमने फर्स्ट स्टेप में प्राप्त किया उसमें जो समस्या है, जो समाधान है या जो भी कमी है उसको हम प्रस्तुत करेंगे, तभी आगे आने वाले में सुधार हो सकता है। अनुसंधान की विधियाँ, सभी अध्यायों में यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि समस्याओं का विश्लेषण किन किन विधियों के आधार पर किया गया है। मतलब वो टॉपिक जो होता है वो क्लियर कर देना चाहिए, उसका जो विधि व तरीका होता है वो भी कंफर्म कर देना चाहिए। अब आगे है प्राप्त तथ्य। जो डेटा होता है, डेटा का प्रयोग करने के बाद एवं संबंधित विधि से इनका विश्लेषण करने के बाद प्राप्त तथ्यों को अलग शीर्षक के अंतर्गत लिखना चाहिए। तो जो हमारे पास तथ्य होते हैं उनका अलग अलग स्टेप में हमें लिखना चाहिए। उसके बाद है चर्चा एवं विश्लेषण। समस्याओं के संबंध में क्या चर्चा एवं चर्चा की गई है उसका विश्लेषण करने से प्राप्त हुआ कि आदि को प्रतिवेदन में सम्मिलित करना चाहिए। जो चर्चा, जो भी डिस्कशन हुआ है हम लोग के बीच में या जो भी विश्लेषण किया गया है तो उसके संबंध में जो भी बातें निकल कर आई गई हैं, जो भी विश्लेषण हमें प्राप्त हुआ है उनका प्रतिवेदन, उसका जो डेटा होता है वो हमें प्रस्तुत करना चाहिए। आगे है निष्कर्ष एवं सिफारिशें। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है या हमें क्या क्या सिफारिश करनी चाहिए। अनुसंधान अध्ययन के अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है तथा उसको प्रभावी या लागू करने के संबंध में आपकी क्या सिफारिशें हैं, इसको इस शीर्षक के अंतर्गत निम्न प्रकार से लिखना चाहिए। जैसे वर्तमान अनुसंधान अध्ययन का मूल्यांकन क्या है, परिस्थिति को सुधारने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना, मार्गदर्शन करना, भावी अनुसंधान के संबंध में नए निर्देशकों की पहचान करना। तो इस तरीके से इतने सिफारिशें हमें करनी चाहिए। उसके बाद अब हम तीसरा भाग देखेंगे, अंतिम भाग। जिसका अंतिम भाग है, यह अनुसंधान प्रतिवेदन का अंतिम भाग होता है। यह निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। जैसे सबसे पहले परिशिष्ट। इसके अंतर्गत निम्न तथ्यों का समावेश होता है। वो तथ्य कौन कौन से हैं, जैसे सारणियों के मुख्य समांक, सर्वेक्षण के दौरान प्रयोग की गई प्रश्नावलियाँ, साक्षात्कार की प्रतियाँ, कार्यवाही बिंदु, तकनीकी शब्दावलियाँ। तो इस तरीके से ये परिशिष्ट में होता है। उसके बाद अब है टिप्पणियाँ। किन्हीं भी 2 प्रकार की दी गई टिप्पणियों को जो अनुसंधान अध्ययन से संबंधित है, 2 प्रकार की टिप्पणियाँ नोट्स हमें देनी पड़ती है जो उस अनुसंधान से संबंधित होती है। उसके बाद संबंध, रेफरेंस जो होता है, हार्वर्ड पद्धति के अनुसार प्रयोग किए गए द्वितीय समांकों का संदर्भ, जो द्वितीय प्रकार का डेटा होता है उसका संदर्भ। उसके बाद अनुसूची, मुख्य शब्दों की सूची पेज नंबर सहित, जो मुख्य शब्द होते हैं उनकी सूची तैयार करके पेज नंबर सहित लिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।